चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, टेस्ट योर नॉलेज जो हमारा सेगमेंट है, वहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन जितने भी हैं वो एक बार देख लेते हैं, फटाफट उसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो एमसीक्यूज़ में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम ये एक एमसीक्यू देख लेते हैं। क्या बोल रहे हैं हमें? फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट पीई रेशियो। देखो, सबसे पहले जान लो पीई रेशियो का फॉर्मूला क्या है। पी मतलब प्राइस टू अर्निंग, यू नीड मार्केट प्राइस पर शेयर, यू नीड ईपीएस मतलब अर्निंग्स पर शेयर। ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ईच, 8 लाख रुपए की है, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके? 80,000। 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच, 3 लाख, मतलब आपके नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर भी कितने हैं? अगर 9% है और 3 लाख की कैपिटल है प्रेफरेंस शेयर वाली, तो आपको 27,000, 9 डीजा 27,000 रुपीज़ आपका प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ेगा। आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो है 2,67,000। ठीक है। डेप्रिसिएशन ठीक है। मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर 48, तो हमारे पास एक चीज़ तो मिल गई 48। यू नीड अर्निंग्स पर शेयर। देखो, अर्निंग्स पर शेयर निकालने का तरीका जो है वो क्या है, आपको लेना पड़ता है पेट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है। पेट्स कैसे निकलता है, आपको लेना है पीएटी माइनस क्या लेना होता है, रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। आपके पास 80,000 ऑलरेडी। पेट कितना है दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 267, और प्रेफरेंस डिविडेंड ऑलरेडी आपने निकाला 27,000 डिवाइड बाय 80,000। अगर हम फाइनल आंसर निकाले तो 2,67,000 माइनस 27,000 डिवाइड बाय 80,000, ईपीएस कितना आया, 3 रुपीज़ पर शेयर। यहाँ रख देते, तो 48 डिवाइड बाय 3, 16 इज माई आंसर। 10 टाइम्स इज द पी, हमारा पी इज आंसर। आगे देखते हैं। कंपनी हैज़ एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल 10 लाख एंड एनुअल क्रेडिट सेल्स ऑफ 60 लाख, इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड वुड बी। देखो, एवरेज कलेक्शन पीरियड जो है उसको कैसे निकालते हैं, आपको लेना होता है एवरेज डेटर्स और डिवाइड करना होता है डेली क्रेडिट सेल से। एवरेज डेटर आपके पास है 10 लाख। डेली क्रेडिट सेल्स के लिए आप क्या करोगे, जो एनुअल सेल्स है उसको 365 से डिवाइड कर दोगे। तो आप 60 लाख लेते हो, उसको डिवाइड करते हो 365 से, तो आपको मिलता है 16,438.36। ठीक है। इसको लेना है और 10 लाख रुपए से डिवाइड कर देना है, तो आपको मिल रहा है 60.83 डेज। ठीक है। अगर क्वेश्चन में बोला है तो ही 360 लेना है, अदरवाइज कितना लेना है, 365। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया। तो एक और क्वेश्चन है। अ कंपनी हैज़ नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 5%, टोटल असेट 90 लाख, रिटर्न ऑन असेट 9%, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो वुड बी। तो भाई, एक हमें इंफॉर्मेशन है कि पहले क्या चाहिए वो देख लेते हैं। असेट टर्नओवर रेशियो आपको लेना है सेल्स, फिर बात करना है टोटल। सेल्स आपके पास है नहीं, टोटल असेट आपके पास है, बट एक चीज़ दे रखी है, रिटर्न ऑन असेट्स 9%। फॉर्मूला क्या है, तो रिटर्न ऑन असेट्स में आप जनरली पीबीआईटी लेते हो, बट यहाँ पे हम कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो नेट प्रॉफिट भी ले सकते हैं। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय 90 लैक्स इंटू 100 इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, 9%। ये 100 को यहाँ पे ले लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो आता है नेट प्रॉफिट एज 8,10,000। और अगर नेट प्रॉफिट रेशियो हमें दे रखा है 5%, तो 5 डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू 8,10,000 डिवाइड बाई सेल्स हमारे पास। इस तरीके से अगर हम सेल्स निकालेंगे तो सेल्स आएगा आपका 1,62,00,000, और इसको यहाँ पे 1,62,00,000 को हम रख देंगे, और टोटल असेट जो हमारे पास ऑलरेडी है 90 लैक्स को रख देंगे, तो हमारा आएगा 1.8। ये हमारा। एक और क्वेश्चन है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको सेल्स दे रखा है 575 लैक्स, इनकम टैक्स का रेट दे रखा है, नेट प्रॉफिट टू सेल्स दे रखा है, मतलब का नेट प्रॉफिट मार्जिन 5%, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है 3290, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 60,000। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहाँ आता है, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस आता है ग्रॉस प्रॉफिट के बाद। तो हम इक्वेशन बनाते हैं, सेल्स
माइनस COGS इज ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस इज PBIT माइनस इंटरेस्ट इज PBT माइनस टैक्स इज PAT। अब जहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन वो डाल देते हैं, हमारे पास सेल्स है कितना 75 लाख, हमारे पास नेट प्रॉफिट टू सेल्स है 5%, तो 75 लाख का 5% करेंगे तो आएगा 3,75,000। अब बोला टैक्स का रेट है 50%, मतलब यहाँ पे अगर 100 होगा तो ये 50 माइनस करने के बाद ही 50 मिलेगा ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो टैक्स भी आएगा 375, PBT आ जाएगा 7.5 लाख। चलो इंटरेस्ट कितना है हमारे पास, इंटरेस्ट है 60,000, यहाँ रखेंगे 60,000, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8,10,000। अब 75 लैक्स है, COGS हमारे पास है 3290, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना बचा 75 लैक्स माइनस 3290, आपका ग्रॉस प्रॉफिट है 42,10,000। अब इसमें से क्या माइनस करूं तो 810 आ जाए, तो अगर इसको हम माइनस करेंगे 810 को तो हमें मिलेगा 34 लाख एंड विच इज़ माई आंसर, 34 लाख इज माई आंसर। ठीक है। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दे रखे, इनको भी सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले दे रखा है टोटल सेल्स ऑल क्रेडिट ऑफ द फर्म इज 640, ठीक है। इट हैज़ अ ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 15%, 640 का अगर 15% करोगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा जो कितना है 96,000, और अगर इस सेल्स में से 96 को माइनस भी कर दो तो आपको एक और इन्फॉर्मेशन मिलेगी 5,44,000 विच विल बी योर COGS, ठीक है। देखते हैं आगे ज़रूरत पड़े तो। इट्स करंट रेशियो इज 2.5, मतलब करंट असेट बाय करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2.5/1। द फर्म्स करंट लाइबिलिटीज आर 96,000, ठीक है। इन्वेंट्री 48,000 एंड कैश 3,000, ठीक है। डिटरमाइन द एवरेज इन्वेंट्री to be carried by the firm if an inventory turnover ratio 5 times is expected। क्या बोल रहे हैं, आपको एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है अगर इसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स होता, ठीक है। डेज कितना लेना है 360, ठीक है। डिटरमाइन द एवरेज कलेक्शन पीरियड, मतलब ऑन एन एवरेज कितने दिनों में पैसा आता है वो निकालना है। इफ द ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर इज 80,000। अब हमें एवरेज इन्वेंट्री निकालना है, तो भाई एवरेज इन्वेंट्री किसका पार्ट होता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर हम ले तो हम COGS लेते हैं, उसको हम डिवाइड कर देते हैं एवरेज इन्वेंट्री से। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 होगा, मतलब 5/1, COGS हमने 544 निकाला हुआ है, तो एवरेज इन्वेंट्री कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगा आपका 544 इंटू 1 डिवाइड बाई आपका एवरेज इन्वेंट्री जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा 1,08,000। तो फर्स्ट आंसर आ गया हमारा 1,08,800। सेकेंड पूछा है एवरेज कलेक्शन पीरियड। भाई एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इज सिंपल, आपको लेना है एवरेज डेटर्स या फिर एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय डेली क्रेडिट सेल्स। अब आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि डेज कितना अज्यूम करना है 360, टोटल सेल इज 640, अगर हम 640 को 360 से डिवाइड करें तो वी विल गेट 11777.78 एज डेली क्रेडिट सेल्स। एवरेज डेटर कितना होगा, तो एवरेज डेटर में हम अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको करंट लाइबिलिटी दे रखी है 96,000, इन्वेंट्री दे रखा है 48, कैश दे रखा है 16,000। तो हमें अगर एवरेज डेटर चाहिए तो हमें यहाँ से डेटर का क्लोजिंग निकालना पड़ेगा, क्योंकि ओपनिंग तो हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो अब हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके करंट असेट के ब्रेकअप को निकालते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, करंट असेट इज इक्वल टू 2.5 करंट लाइबिलिटी। करंट असेट जो है वो मेरे पास नहीं है,
बट आई हैव द करंट लाइबिलिटी 96,000, तो मुझे टोटल करंट असेट मिल जाएगा 96,000 इंटू 2.5, आई गेट 2,40,000 एज करंट असेट। ये 3 पार्ट है, फर्स्ट इज कैश, सेकेंड इज स्टॉक, थर्ड इज रिसीवेबल विच आई नीड। कैश कितना है 16 और स्टॉक कितना है 48, 16 48, तो ऑब्वियसली रिसीवेबल विल बी बैलेंसिंग फिगर, तो 2,40,000 माइनस 16,000 माइनस 48,000 इज 1,70,000 विच आई नीड। मुझे एवरेज डेटर करना है, एवरेज डेटर के लिए ओपनिंग है 80,000, क्लोजिंग अभी मैंने निकाला 1,76,000, दोनों को टोटल करके डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मुझे मेरा फाइनल आंसर मिलेगा 80,000 प्लस 1,70,000 डिवाइड बाय 2। एवरेज डेटर्स आया है 1,28,000 और डिवाइड बाय डेली क्रेडिट सेल्स 1777.78। तो मेरा 72 डेज अप्रोक्सीमेटली आंसर आया है। तो फर्स्ट आंसर इज 1,08,800, सेकेंड आंसर इज 72 डेज। आई होप ये क्लियर होगा। क्वेश्चन 2 करते हैं। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ बीटा लिमिटेड इज एज फॉलोज। इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ईच 8 lakhs, मतलब 80,000 इक्विटी शेयर है। 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच 3 लाख के हैं, मतलब आपका 9 3 27,000 आपका जाने वाला है रेफरेंस डिविडेंड। आगे क्या दे रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज 270, डेप्रिसिएशन 60,000, इक्विटी डिविडेंड पेड इज 20%। एक चीज याद रखना कि इक्विटी डिविडेंड का जब भी आपको परसेंटेज कहा जाए तो परसेंटेज होता है हमेशा फेस वैल्यू पे। अगर फेस वैल्यू 10 रुपये है तो डिविडेंड पर शेयर कितना होगा, 10 इंटू 20% इज ₹2 पर, ठीक है। आपका डीपीएस बोले तो कितना हो रहा है, ₹2 पर शेयर। आगे क्या दे रखा है, मार्केट प्राइस शेयर की कितनी है, ₹40। क्या पूछ रहे हैं, सबसे पहले पूछा डिविडेंड यील्ड ऑन इक्विटी शेयर। भाई सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। डिविडेंड यील्ड निकालने का तरीका, आपको लेना है डीपीएस डिवाइड बाय एमपीएस इंटू 100। डीपीएस इज ₹2, एमपीएस इज 40, इंटू 100 करते हैं, आपका डिविडेंड यील्ड आ जाएगा 2 डिवाइड बाय 40 इंटू 100। डिविडेंड यील्ड इज 5%। सेकेंड क्या पूछा है, कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड। दो चीज़ें पूछी है, कवर फॉर प्रेफरेंस एंड इक्विटी डिविडेंड। मैंने आपको कवरेज रेशो में बताया था कि आपको कोई भी कवरेज अगर पूछा है, ठीक है, 1 आपको कवर फॉर प्रेफरेंस शेयर, सेकेंड आपको कवर फॉर इक्विटी शेयर निकालना है। तो आपको फॉर्मूला कैसे बनाना है, फॉर्मूला बनाने का सिंपल तरीका, डिनोमिनेटर में आपको लेना है जो भी डिविडेंड है वो या इंटरेस्ट है वो। तो प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें तो यहाँ पे उनका डिविडेंड क्या है 27,000, तो डिनोमिनेटर विल बी 27,000। यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर, उनका डिविडेंड कितना है, टोटल डिविडेंड कितना हो रहा है, ₹2 पर शेयर है डिविडेंड। टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं 80,000, तो 80,000 इंटू 2 1,60,000 इज डिविडेंड फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। रेफरेंस शेयर का 27,000, इक्विटी का 160, ये हो गया डिनोमिनेटर। उसका न्यूमरेटर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर वालों का डिविडेंड कहाँ से माइनस करते हैं हम लोग, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से, जो कि है 2,70,000। यहाँ पे 2,70,000 ले लेंगे तो ये आया है 10 टाइम्स। ये कहाँ से माइनस करते हैं, इक्विटी वालों का डिविडेंड जो है वो माइनस करने से पहले वाली इनकम क्या होती है, वो होती है पैट्स। क्या होती है, पैट्स, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयरहोल्डर। कैसे कैलकुलेट होता है, पीएटी जो होता है पैट, उसमें से आपको प्रेफरेंस शेयर वालों का डिविडेंड माइनस कर देना है। दैट मीन्स कि यहाँ पे 2,70,000 नहीं, इसमें से आपको 27,000 माइनस कर देना है। 2,70,000 माइनस 27,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000 इज 1.52 टाइम, ठीक है। आपका फर्स्ट निकल गया, सेकंड भी। थर्ड पूछा है ईपीएस।
अर्निंग्स पर शेयर, भाई अर्निंग्स पर शेयर कैसे निकलता है? तो थर्ड EPS इज इक्वल टू आपको लेना है PATES मतलब पैट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। आपका पैट्स कितना है? 2,70,000 माइनस 27,000 डिवाइड बाय 30,000। आपका अर्निंग्स पर शेयर कितना आया? डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर इज 3.04 रुपीज। लास्ट पूछा है आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पी रेशियो इज प्राइस मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। मार्केट प्राइस इज 40, अर्निंग्स पर शेयर इज 3.04। तो आपका पी रेशियो आया है 40 डिवाइड बाय 3.04, 13.16 टाइम्स। ठीक है, तो आपके ऑल 4 क्वेश्चंस हैव बीन सोल्व। फर्स्ट डिविडेंड यील्ड जो आया है 5%, कवर हमने निकाल दिया, इसका 10 टाइम्स है, इसका 1.52 टाइम्स है। EPS हमने निकाल दिया 3.04 रुपीज़। प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज 13.16। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। द फॉलोइंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल रेशियोज ऑफ PQR लिमिटेड relates to the year ended 31st March 2023. Gross profit 15% of sales, net profit 8% of sales, raw material consumed 20% of works cost। ठीक है, तो ये वर्क्स कॉस्ट क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सब का जो समेशन होता है दैट इज कॉल्ड वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, आपने कॉस्टिंग में अगर पढ़ा होगा तो। डायरेक्ट वेजेस 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 3 मंथ्स ऑफ यूजेस। तो आपका जो भी रॉ मटेरियल का 12 महीने का यूजेस है उसको निकालो और 3 मंथ्स में कन्वर्ट करोगे तो आपका स्टॉक मिल जाएगा रॉ मटेरियल का। ठीक है, इसके अलावा फिनिश गुड का स्टॉक कितना है? 6% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। तो अगर आपकी बैलेंस शीट बनाने के लिए बोले अगर आपको, तो आपका इन दोनों का स्टॉक का टोटल लेना होगा। डेट कलेक्शन पीरियड 60 डेज, होल सेल्स आर ऑन क्रेडिट। ठीक है, फिक्स असेट टू सेल्स 1:3, फिक्स असेट टू करंट असेट 13:11, करंट रेशियो 2:1, लॉन्ग टर्म लोन्स टू करंट लाइबिलिटी इज 2:1, शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स एंड सरप्लस 1:4। ठीक है, तो इतना इंफॉर्मेशन दे रखा है। आगे और क्या बोल रहे हैं देखते हैं। इफ वैल्यू ऑफ फिक्स असेट एज ऑन 31st March 2022 अमाउंटेड टू 26 lakhs। आपकी जो फिक्स असेट है 26 लाख की है, तो प्रिपेयर समराइज P&L एंड बैलेंस शीट। आपको P&L और बैलेंस शीट दो चीजें बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो एक इंफॉर्मेशन आपको नंबर्स में इधर कहीं पे नहीं दे रखी है, यहाँ पे दे रखा है कि आपका जो फिक्स असेट है ना वो 26 लाख रुपए है। अब ध्यान दे अगर, तो फिक्स असेट टू सेल्स हमें दे रखा है 1/3 या 1:3। तो क्या इसके बेस पे हम सेल्स निकाल सकते हैं? निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ से एक एक करके शुरू करता हूँ सॉल्व करना। फर्स्ट आप कैलकुलेट कर रहे हो सेल्स। कैसे कर रहे हो सेल्स कैलकुलेट? आप ले रहे हो फिक्स असेट बाय सेल्स इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको? 1/3। फिक्स असेट है हमारे पास 26 लाख। ठीक है, यहाँ पे मैं 26 लाख ले लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ सेल्स। ठीक है, 26 लाख इज इक्वल टू 1/3। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालूँ तो मेरा सेल्स निकल रहा है 26 इंटू 3 डिवाइड बाई 1, जो निकला है 78 लाख। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई सेल्स एज 70। देखो सेल्स के बेस पे कई सारी चीज़ें दे रखी है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट 15% सेल्स का, तो 78 लाख का 15% अगर मैं कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा 11,70,000 एज ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 78 लाख का 8% अगर कर दूं मैं तो 6,24,000 मुझे मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। क्या और कोई चीज़ सेल्स पे डिपेंडेंट है? अभी तक तो नहीं दिख रहा है, बट हमें एक चीज़ मालूम है कि आपके सेल्स में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देते हैं तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलता है, यानी कि वर्क्स कॉस्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेकेंड पोर्शन निकालते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या करेंगे, सेल्स जो है उसमें से हम माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट जो अभी हमने निकाल दिया है 1170। तो 78 लैक्स माइनस 11,70,000 इज 66,30,000, और वही हम ले सकते हैं एज वर्क्स
कॉस्ट, ठीक है। अब वर्क्स कॉस्ट के बेस पर जो जो चीज़ें हैं वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले 20% ऑफ वर्क्स कॉस्ट क्या है आपका, रॉ मटेरियल कंज्यूम, तो 20% कर देते हैं, तो आ रहा है आपका 13,26,000। डायरेक्ट वेजेस आपका 10% है वर्क्स कॉस्ट का, मतलब 6,63,000। फिनिश गुड्स आपका कितना है, 6% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, 66,30,000 का 6% अगर करें तो 397,800 आपको मिल जाता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। अब इसके अलावा एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको, डेट कलेक्शन पीरियड 60 डेज। देखो डेट कलेक्शन पीरियड जो है वो आपका कैसे निकलता है, आपके पास दो तरीके होते हैं, तो हम एक तरीके से निकालते हैं। डेट कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू, आप लेते हो एवरेज डेटर्स डिवाइड बाय डेली क्रेडिट सेल्स। आपके पास डेट कलेक्शन पीरियड है 60 दिन, एवरेज डेटर आपके पास नहीं है या डेटर्स आपके पास नहीं है, तो आप एक काम करते हो, डेली क्रेडिट सेल्स निकाल लेते हो। डेली क्रेडिट सेल निकालने का तरीका क्या है, आप सेल्स को 365 से डिवाइड कर दो। सेल्स में क्रेडिट सेल देना होता है, बट क्योंकि यहाँ पे हमें बोल दिया है कि सारा का सारा सेल्स क्रेडिट पे है, तो हम सिंपल 78 लाख को 365 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें डेली सेल्स मिलेगा एज 21,369.86, और उसी को अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें मिल जाएगा डेटर्स, तो आ रहा है 12,82,190, ठीक है। थोड़ा सा और फिगर आया है, अगर हम 360 से शायद ट्राई करते तो हमारा परफेक्ट फिगर आता, बट क्योंकि कहीं पे 360 नहीं बोला तो हमें यही करना पड़ेगा। तो वी गॉट द डेटर्स एज 12,82,190। एक और चीज़ निकाल लेते हैं, रॉ मटेरियल का स्टॉक निकालना है, 3 मंथ्स का यूजेस। भाई एनुअल यूजेस अगर 13,26,000 है, 13,26,000 जो कितने का है, 12 महीने का, तो 3 महीने का कितना, तो आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक भी निकल जाएगा, ठीक है। 13,26,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 4, तो आपका 4,42,000 इज योर रॉ मटेरियल का स्टॉक, ठीक है। अभी हमें पूछा है आपको P&L बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, तो हमारी P&L की तो जनरली सारी की सारी आइटम्स हो गई है। अब हम बैलेंस शीट की चीज़ देख लेते हैं। आपको फिक्स असेट टू करंट असेट दे रखा है 13:11, ठीक है। फिक्स असेट टू करंट असेट इज 13/11। फिक्स असेट है 26 लाख, करंट असेट कितना होगा, तो 13/11 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट असेट आएगा हमारा 26 लैक्स इंटू 11/13, आपका आया है 22 लैक्स, ठीक है। तो एक और इन्फॉर्मेशन मिल गई, करंट असेट। क्या करंट रेशियो में करंट असेट को पुट इन करूंगा तो मुझे करंट लाइबिलिटी मिल जाएगी, यस। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट बाय करंट लाइबिलिटी, जो कि है 2/1 इज इक्वल टू, आई डोंट हैव द करंट लाइबिलिटी बट आई हैव द करंट असेट। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे करंट लाइबिलिटी मिलेगा 11x, ठीक है। तो हमें करंट असेट मिल गया, रॉ मटेरियल का स्टॉक मिल गया, करंट लाइबिलिटी मिल गया, ठीक है। आगे और क्या दे रखा है, लॉन्ग टर्म लोन्स टू करंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लोन टू करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू कितना आ रहा है आपका, 2/1। लॉन्ग टर्म लोन तो आपके पास नहीं है, बट करंट लाइबिलिटी अभी आपने निकाली 11 लाख, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एज 22, ठीक है। तो एक और इन्फॉर्मेशन मिल गया हमें बैलेंस शीट के लिए। लास्ट में हमें एक और चीज़ दे रखी है कि शेयर कैपिटल टू रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है, 1:2, ठीक है। पर अभी तक हमें शेयर कैपिटल के लिए कोई भी चीज़ मिली नहीं। एक काम करते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन मिल गई उसके बेस पे हम P&L और बैलेंस शीट बनाने का ट्राई करते हैं, फिर देखते हैं कि अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन कम पड़ रही है। तो सबसे पहले P&L की बात करें, यहाँ पे होता है आपका सेल्स, जो कि निकला है आपका 78 लैक्स। यहाँ पे आपकी होती है सारी की सारी कॉस्ट, इसमें आप लेते हो रॉ मटेरियल का कॉस्ट, ठीक है, डायरेक्ट लेबर का कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस का कॉस्ट। ये टोटल मिला के होता है आपका वर्क्स कॉस्ट, फिर ये माइनस करने के बाद आपको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। एक काम करते हैं, हम फिगर्स लिख देते हैं, 78 लाख का सेल्स, यहाँ पे भी 78 लाख आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 1170,
रॉ मटेरियल कितना निकाला आपने, रॉ मटेरियल का यूजेस आपने निकाल दिया है, यहाँ पे लिखा था 13,26,000। डायरेक्ट लेबर 6,63,000। अब आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो ऑब्वियसली बैलेंसिंग फिगर ले सकते हैं। तो 78 लैक्स में से अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें माइनस कर दें तो आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस या फिर ओवरहेड्स मिल जाएंगे एस 46,41,000। तो ये आपका P&L में से आपका ट्रेडिंग अकाउंट का पोर्शन तो हो गया। अभी इस ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ लेके आते हैं 11,70,000। इसमें से आप एक्सपेंसेस माइनस करते हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बेसिकली, तो आपका जो बचता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, जो आपने ऑलरेडी निकाला हुआ है। कितना निकाला हुआ है, नेट प्रॉफिट निकाला हुआ है आपने 6,24,000। और ये अगर 1170 है, इसमें से अगर 624 माइनस कर दूंगा तो मुझे अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिल जाएंगे 5,40,000। तो बेसिकली ये भी आपका बैलेंसिंग फिगर है और ये भी आपका बैलेंसिंग। तो आपका P&L तो हो गया। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। तो बैलेंस शीट में यह होता है शेयर कैपिटल, फिर होता है रिजर्व एंड सरप्लसेस, यहाँ पे होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए लोन्स, यहाँ होती है करंट लाइबिलिटी, यहाँ होते हैं फिक्स असेट, यहाँ होते हैं करंट असेट जिसके अंदर आपका स्टॉक, ठीक है, डेटर्स और कैश होता है। अभी आपको यहाँ पे फिक्स असेट तो पहले से ही दे के रखा था 26 लैक्स। फिर आपने करंट असेट निकाला तीनों का टोटल, तो कितना आया था आपका 22 लैख। उसमें से आपके पास दो तीन चीज़ें तो है, इन तीनों का टोटल होने वाला है कितना 22 लैख। 22 और 26 कितना हो जाएगा आपका 48 लैक्स। मतलब आपका बैलेंस शीट का टोटल आपको मालूम है कि 48 लैक्स होने वाला। स्टॉक में भी आपके पास दो स्टॉक है, एक है रॉ मटेरियल का, एक है फिनिश गुड्स का। रॉ मटेरियल का स्टॉक आपका कितना है, रॉ मटेरियल का है आपका 4,42,000। और आपका फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना है, फिनिश गुड्स का स्टॉक आपने निकाला हुआ है 3,97,800। 3,97,800। डेटर्स आपने निकाला 12,82,192। अगर जो बचा हुआ होगा वही क्या होगा आपका कैश। तो एक काम करते हैं 22 लाख जो है इसमें से हमारे पास तीन चीज़ें तो हैं, 4,42,000, 3,97,800 एंड 12,82,190। आपका कैश का बैलेंस ऑब्वियसली बचेगा, वो हो जाएगा 7,800। ये होगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। तो आपका असेट साइड तो हो गया। अब लाइबिलिटी साइड की बात करें तो आपने करंट लाइबिलिटी निकाला था जो आया था 11 लाख। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी अभी आपने निकाला था 22 लाख। ओके, तो 48 लाख में से 11 और 22 मतलब 33 लाख आपको मिल गया। मतलब आपका शेयर कैपिटल और रिजर्व का टोटल कितना होने वाला है 15 लैक्स। ठीक है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस का टोटल कितना हो रहा है 15 लाख। अब आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि शेयर कैपिटल इज टू रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 1:4। मतलब शेयर कैपिटल डिवाइड बाय रिजर्व एंड सरप्लस कितना आता है 1/4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, शेयर 4 शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 1 रिजर्व एंड सरप्लस। मतलब रिजर्व एंड सरप्लस की जगह हम 4 शेयर कैपिटल रख सकते हैं। तो यहाँ कर देते हैं रिजर्व एंड सरप्लस की जगह पे 4 शेयर कैपिटल प्लस 1 शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 15 लाख। 4 and 1 5, 5 शेयर कैपिटल इज इक्वल टू 15 लैक्स। ये 5 को इधर ले जाएंगे, आपका शेयर कैपिटल आ जाएगा 15 लैक्स डिवाइड बाय 5। दैट मीन्स कि शेयर कैपिटल आया है आपका 3 लाख। ऑब्वियसली शेयर कैपिटल जो है वो अगर 3 लाख है तो बचा हुआ क्या होगा रिजर्व एंड सरप्लसेस, तो आ जाएगा 12। ठीक है, इसको यहाँ पुट इन कर देते हैं बैलेंस शीट में 3 लाख एंड 12। ठीक है, इस तरीके से हमारे आंसर आ गए दोनों P&L एंड। ठीक है, इसको थोड़ा सा प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में आपको लिखना है। काफ़ी बड़ा सम था, जगह का मेरे पास थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, इसलिए मैंने इस तरीके से सॉल्व किया है। और आपको नंबर वाइज जाना है कि फर्स्ट हमने सेल्स निकाला, फिर हमने COGS निकाला, फिर हमने करंट एसेट निकाला, करंट लायबिलिटी निकाला। इस तरह से लाइन से आपको वर्किंग करना है और आपके ये सॉल्यूशन देने हैं।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गणपति लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग रेशियोज एंड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू 31 मार्च 2020। क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है देखते हैं। आपको दे रखा है सेल्स 60 लाख, रिटर्न ऑन नेट वर्थ 25%, रिटर्न रेट ऑफ इनकम टैक्स 50%, शेयर कैपिटल टू रिजर्व 7:3, करंट रेशियो 2, नेट प्रॉफिट टू सेल्स 6.25%। भाई सेल्स दे रखा है तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर ही देते हैं। 60 लाख इंटू 6.25% इस 3,75,000। इन्वेंट्री टर्नओवर बेस्ड ऑन कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 12 टाइम्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 18 लाख। ठीक है, तो आप एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हो 18 लाख डिवाइड बाय 12, एवरेज इन्वेंट्री आपका आने वाला है 1.5 लाख। ठीक है, एवरेज स्टॉक। फिर आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स दे रखा है, रिसीवेबल्स दे रखा है, पेएबल्स दे रखा है, मतलब आपके डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। फिर आगे क्या बोल रखा है हमें, आगे बोला है कैलकुलेट द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना है। दूसरा बैलेंस शीट बनाना है इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आपका डिबेंचर जो है वो 15% के हैं। अगर 60,000 रुपये इंटरेस्ट जा रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू 15%, अगर 60,000 रुपये इंटरेस्ट जा रहा है तो डिबेंचर की वैल्यू कितनी होगी, 15%। अगर 60,000 है तो 100% कितना होगा। ठीक है, तो 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 15, आपका 4 लाख रुपए आया। मतलब आपका डिबेंचर का स्ट्रेट अवे वैल्यू में आपको मिल गया 4 लाख। ठीक है, आपका फर्स्ट सॉल्यूशन तो हो गया, डिबेंचर आपने निकाल दिया। दूसरा आपने स्टॉक निकाल दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें कहीं पे भी ओपनिंग स्टॉक की जानकारी नहीं दे रखी, इसका मतलब स्टॉक जो है वो क्लोजिंग वाला ही है। तो स्टॉक के सामने आप स्ट्रेट अवे 1.5 लाख लिख सकते हो। आपकी दो इन्फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, अब आगे हमें और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हमें सेल्स दे रखा है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ। भाई रिटर्न ऑन नेटवर्थ कैसे निकालते हैं, आप लेते हो नेट प्रॉफिट, उसको डिवाइड कर देते हो नेट वर्थ से। ठीक है, नेट वर्थ बेसिकली क्या है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लसेस। आप इस फॉर्मूला के अंदर जो भी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है वो रख देते हैं। तो आपका नेट प्रॉफिट बाय नेट वर्थ इज 25%, दैट मीन्स कि 25/100। ठीक है, अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो पुट इन करते हैं। नेट प्रॉफिट हमारे पास है 3,75,000 और हमारे पास नेटवर्थ नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके नेटवर्थ निकाल लेते हैं। नेटवर्थ कितना आया, 3,75,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 20। नेटवर्थ आया है 15 लाख। दैट मीन्स शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस का अगर मैं समेशन करूं, दैट विल बी 15। तो शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस टोटल मिला के है 15 लाख। अब हमें एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्या बोल रखे हैं कि आपका शेयर कैपिटल टू रिजर्व कितना है, 7:3। मतलब अगर आपका टोटल नेटवर्थ अगर 10 रुपये है तो आपका शेयर कैपिटल होगा 7 और रिजर्व्स होगा 3। ठीक है, तो इस 15 लाख को हम इस तरीके से डिवाइड करें कि 7/10 आपका हो रहा है शेयर कैपिटल और 3/10 हो रहा है आपका रिजर्व एंड सरप्लस। 15 लाख इंटू 7 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो आएगा 10,50,000 जो हो गया आपका शेयर कैपिटल, और ये बचा हुआ 450 आपका हो गया रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, ये शेयर कैपिटल, ये रिजर्व एंड सरप्लस। 1050 एंड 450 यहाँ लिख देते, 10,50,000 एंड 4,50,000। इसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है जो लिख सकते हैं। पेएबल्स दे रखा है 2 लाख, डायरेक्टली लिख देते हैं। वे काम करते हैं, और रिसीवेबल हमारा है 2 लाख। हमें एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है करंट रेशियो कितना, 2। ठीक है, यहाँ पे करंट रेशियो का फॉर्मूला रखते हैं। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट बाय करंट लायबिलिटी, जो कि दे रखा है हमें 2। मतलब अगर करंट असेट को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करें तो 2/1 आ रहा है। करंट असेट है क्या हमारे पास, नहीं है ना, ये कैश मिसिंग है, बैलेंसिंग फिगर मिसिंग है। करंट लायबिलिटी है क्या, यस, करंट लायबिलिटी में एक ही आइटम है पेएबल्स। तो हमारे पास करंट असेट नहीं है बट करंट लायबिलिटी है 2 लाख इज इक्वल टू 2/1। तो करंट असेट आ गया हमारा 4 लाख। अब 4 लाख में अगर हम बात करें तो स्टॉक, रिसीवेबल और कैश तीनों मिला के कितना होना चाहिए, 4 लाख। और ये 4 लाख में से 1.5 लाख ये हो गया, 2 लाख ये हो गया, तो ऑब्वियसली बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, कैश।
इसको भी अगर इक्वेशन में दिखाना है तो ऐसे दिखाएंगे, करंट एसेट इज इक्वल टू स्टॉक प्लस रिसीवेबल प्लस कैश। ठीक है, ये है अगर 2 लाख, स्टॉक है 1.5 लाख, रिसीवेबल है 2 लाख, तो ऑब्वियसली कैश हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। अब एक और चीज़ हमको मिल गई कि भाई ये लाइबिलिटी साइड की चारों चार आइटम हो गई, तो 10 50 प्लस 4.5 15 और 4 19 और 2 21, मतलब आपकी बैलेंस शीट का टोटल होने वाला है 21 लाख। तो इधर भी 21 लाख ही होगा। इस 21 लाख में से ये तीनों चारों चीज़ें माइनस कर देंगे तो जो बचेगा 21 में से 4 लाख गया, तो आपका 17 लाख आपको फिक्स सेट बचा। तो आपका ये तो सोल्व हो गया। अब आपको सिर्फ एक चीज़ निकालनी है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो हमें क्या करते हैं, एक हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो बनाते हैं। आप लेते हो सेल्स, उसमें से माइनस करते हो COGS, आपको मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से माइनस करते हो ओपेक्स मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो मिलता है आपको PBIT। इसमें से माइनस करते हो इंटरेस्ट, तो बचता है आपका क्या, PBT। इसमें से माइनस करते हो टैक्स, तो बचता है आपका PAT। ठीक है, आपका सेल्स कितना है, 60 लाख। आपका COGS कितना है, तो 18 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट आया 42 लाख। ठीक, ओपेक्स आपके पास है नहीं। ठीक है, यहाँ पे आप हाईलाइट कर देते हो कि ओपेक्स मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको चाहिए। आपके पास PBIT है क्या, PBIT नहीं है। इंटरेस्ट है क्या, यस वी हैव द इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट, 60,000। पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 3,75,000। टैक्स का रेट बोला 50%। टैक्स का रेट बोला 50%। ठीक है, तो अगर पैट PBT में से टैक्स माइनस करने के बाद जो बचता है वो कितना होता है, अगर टैक्स 50% होगा तो ये जो बचेगा 50 होगा 100 का, तो ये होगा 3,75,000, ये हो जाएगा 7.5 लाख। यहाँ आएगा 8,10,000, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 42 लैक्स माइनस 8,10,000, यह है 33,90। ये हमारा आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें पूछी थी। फर्स्ट, आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालना है, जो हमने निकाल दिया। सेकेंड, हमें पूछी थी बैलेंस शीट, जो हमने यहाँ पे फिल इन कर दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द बैलेंस शीट। आपको लॉन्ग टर्म डेट टू नेट पर दे रखा है 0.5, टोटल एसेट टर्नओवर 2.5, एवरेज कलेक्शन पीरियड 18 डेज। ठीक है, और यहाँ पे एस्टिक किया है, और क्या बोला है कि भाई आपका 360 दिन लेना है साल में। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर 9 टाइम्स, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 10%, एसिड टेस्ट रेशियो मतलब क्विक रेशियो आपको दे रखा है 1। आपको एक ब्लैंक बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें कुछ मिसिंग है, कुछ दे रखा है। ठीक है, आपको बोल रहे हैं कि इस बैलेंस शीट को पूरी करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसमें से कोई नंबर्स दे रखे हैं, वैसा कोई आप चीज़ ढूंढो ऊपर। अब बैलेंस शीट में आपको नाम क्या दे रखे हैं, कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री और फिक्स असेट। नोट्स एंड पेएबल्स मतलब आपकी करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म डेट, कॉमन स्टॉक मतलब शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग मतलब रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। इन दोनों का टोटल होगा 2 लाख रुपए, जिसको बोलेंगे नेट वर्थ। ठीक है, अब क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है जो इसके बेस पे हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे एक दे रखा है लॉन्ग टर्म डेट टू नेटवर्थ 0.5। ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं, लॉन्ग टर्म डेट टू नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब मैंने अभी बताया शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। कितना आ रहा है, 0.5/1। लॉन्ग टर्म डेट हमारे पास नहीं है, बट वी हैव द नेटवर्थ, अभी निकाला 2 लाख इज इक्वल टू 0.5/1। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 2 लाख इंटू 0.5, तो लॉन्ग टर्म डेट आ गया कितना, 1 लाख। चलो इसको यहाँ पे रख देते हैं, लॉन्ग टर्म डेट की जगह है मेरे पास 1 लाख, और जैसे ही मैंने ये 1 लाख रखा तो मेरे को बैलेंस शीट का टोटल भी मिल गया। ठीक है, इधर का अगर 4 लाख है तो इधर का भी कितना होगा, 4 लाख। तो और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा है, हमें दे रखा है टोटल असेट टर्नओवर। टोटल असेट टर्नओवर रेशियो जो होता है वो कैसे निकलता है, आप लेते हो सेल्स को डिवाइड करते हो आप टोटल असेट से।
टोटल असेट टर्नओवर रेशियो आया आपका 2.5/1 इज इक्वल टू, सेल्स आपके पास है नहीं और आपके पास टोटल असेट है ना, बैलेंस शीट का टोटल इज योर टोटल असेट जो कि है 4 लाख। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सेल्स मिलेगा जो आया है 4 लाख इंटू 2.5 करेंगे तो आएगा 10 लाख। ठीक है। दूसरी चीज़, हमें दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कितना, 10%। अगर सेल्स में से मैं अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूँ 10% के हिसाब से होगा 1 लाख, तो मुझे मिल जाएगा COGS जो कि होगा 9 लाख। ठीक, ये 9 लाख मुझे काम आएगा कहाँ पे, मुझे काम आएगा ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में COGS का यूज़ होता है। यहाँ मैं लिख रहा हूँ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, आप लेते हो COGS डिवाइड बाय करते हो इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है आपका 9/1, आपका COGS आया है 9 लाख, आपका इन्वेंट्री जो है आपको मालूम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका इन्वेंट्री आ जाएगा 9 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 9 इज 1 लाख। यहाँ रख देते हैं इन्वेंट्री में 1 लाख। इसके अलावा आपको और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको दे रखा है एवरेज कलेक्शन पीरियड 18 डेज। ठीक है, तो क्या एवरेज कलेक्शन डे के बेस पे मैं कुछ निकाल सकता हूँ? तो मुझे यहाँ पे एक अजम्पशन लेना है। क्या अजम्पशन लेना है कि भाई मेरा जितना भी सेल्स है वो क्रेडिट सेल्स है। ठीक है, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या है, आपको लेना होता है एवरेज डेटर्स या फिर डेटर्स डिवाइड बाय डेली क्रेडिट सेल्स। एवरेज डेटर आपके पास नहीं है, आपको 18 आंसर मिला हुआ है, आपको डेली क्रेडिट सेल्स निकालना है। फिर टोटल सेल कितना है आपका, आपका साल भर का सेल है 10 लाख, उसको अगर आप 360 से डिवाइड कर दो तो आपको डेली सेल्स मिल जाएगा जो आ रहा है 2777.78। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको डेटर्स का बैलेंस मिल जाएगा जो कि होगा 2777.78 इज इंटू 18 तो हो जाएगा 50। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन भी यहाँ लिख देते 50,000। अब हमें एक और इन्फॉर्मेशन दे रखा है एसिड टेस्ट रेशियो मतलब क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है, क्विक रेशियो इज इक्वल टू, आप लेते हो करंट असेट माइनस स्टॉक और डिवाइड करते हो करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशियो कितना आएगा, 1/1 इज इक्वल टू, करंट असेट आपके पास है क्या, करंट असेट मतलब आपका जो भी इन्वेंट्री कैश और अकाउंट रिसीवेबल का टोटल है वो, बट आपके पास अभी है तो नहीं वो, तो करंट एसेट को ऐसा कैसे रख देते हैं। स्टॉक है क्या, कितना है 1 लाख। करंट लाइबिलिटी है क्या, यस वी हैव द करंट लाइबिलिटी एज 1 लाख। अगर इसको अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 1 लाख इज इक्वल टू करंट असेट माइनस 1 लाख, तो मुझे करंट असेट मिल जाएगा 2 लाख। ठीक है, अब करंट असेट 2 लाख मतलब कैश अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री का टोटल 1 लाख ये है, 50,000 ये है, और तीनों का टोटल मिला के होना चाहिए 2 लाख। मतलब ऑब्वियसली बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा कैश जो कि होगा 50,000, और ये अगर 2 लाख है तो प्लांट एंड इक्विपमेंट भी कितना हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इस बैलेंस शीट को कंप्लीट कर दिया है। इसको इक्वेशन के फॉर्म में अगर आपको दिखाना है तो आपको ऐसे दिखा देना है कि करंट असेट इज इक्वल टू कैश प्लस अकाउंट रिसीवेबल प्लस इन्वेंट्री। करंट एसेट आपका आया है 2 लाख में, कैश आपको मालूम नहीं है, अकाउंट रिसीवेबल आपको मालूम है 50,000, प्लस आपका इन्वेंट्री कितना हो रहा है 50,000, सॉरी 1 लाख। इस तरीके से आपने कैश निकाला और उसके बाद आपने प्लांट एंड इक्विपमेंट भी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ लक्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड फॉर 31 मार्च 23। नेट वर्किंग कैपिटल 480। फिर नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है पता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट इज 80,000 मतलब ये करंट लाइबिलिटी का एक पार्ट है। फिक्स असेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो 0.7। रिजर्व्स एंड सरप्लस कितना है 320। करंट रेशियो 2.5। क्विक रेशियो 1.5। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ समराइज बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च assuming that there is no long term
लॉन्ग टर्म डेट कोई भी नहीं है। सबसे पहले आपको नेट वर्किंग कैपिटल और करंट रेशियो अगर दिया हो तो आप इसके बेस पर करंट असेट और करंट लायबिलिटी की वैल्यूज निकाल सकते हो। कैसे, देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख देते हैं। करंट असेट बाय करंट लायबिलिटी कितना आया है, 2.5/1 इज इक्वल टू, आपके पास करंट असेट है क्या, नहीं है, आपके पास करंट लायबिलिटी भी नहीं है, पर आप इक्वेशन बना देते हो कि 2.5 करंट लायबिलिटी की जगह में एक करंट असेट रख सकता हूँ। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर। अब दूसरी हमें इक्वेशन बनाते हैं, नेट वर्किंग कैपिटल, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 480। इस इक्वेशन में आप इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यूज रखते हो। 2.5 करंट लायबिलिटी लिख सकते हो आप एक करंट असेट के बदले, ये करंट असेट के बदले में लिख रहा हूँ 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 480। 2.5 में से 1 गया तो आया है 1.5, और इस 1.5 को मैं सामने की साइड ले जाता हूँ डिवीजन में, तो मुझे करंट लायबिलिटी की वैल्यू मिल जाएगी 480 डिवाइड बाई 1.5। आई गोट करंट लायबिलिटी एज 320, और एक चीज़ मिल गई करंट लायबिलिटी, तो इसी को अगर मैं इस इक्वेशन में रखूँ तो मुझे करंट असेट मिल जाएगा। करंट असेट इज इक्वल टू 4,80,000 प्लस 3,20,000, उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो करंट एसेट आ जाएगा 8 लाख। तो हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन तो आ गई। ठीक है, मुझे अगर बैलेंस शीट बनानी है तो मुझे करंट असेट, फिक्स असेट चाहिए असेट साइड के लिए, लाइबिलिटी साइड के लिए करंट लाइबिलिटी, और मुझे मेरा शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस चाहिए। ये चीज़ हो गई। उसमें भी करंट लाइबिलिटी में मुझे 80,000 रुपये मिल गया बैंक ओवरड्राफ्ट, तो मेरा पेएबल्स जो होगा वो बाकी का पोर्शन हो जाएगा। ठीक है, बाद में ड्रॉ करते हैं, पहले जो जो इन्फॉर्मेशन निकल सकती है निकाल लेते हैं। अब इसके अलावा हमें क्विक रेशियो भी दे रखा है, तो क्विक रेशियो की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्विक रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप लेते हो करंट असेट माइनस स्टॉक डिवाइड बाय आप लेते हो करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशियो आंसर कितना आया हुआ आपका 1.5, तो 1.5 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू, करंट असेट आपके पास है 8 लाख। ठीक है, और आपके पास स्टॉक नहीं है। करंट लाइबिलिटी आपके पास है 3,20,000। इसको आप सोल्व करोगे तो 320 इंटू 1.5, ठीक है, 480, और ये 8 लाख को इधर ले आते हैं इज इक्वल टू माइनस स्टॉक। आपका स्टॉक आ गया है इस तरीके से 3,20,000। ठीक है, आपकी करंट एसेट निकल गया, में स्टॉक निकल गया। ठीक है, अब आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है, फिक्स एसेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो। इस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, आपको लेना होता है फिक्स असेट डिवाइड बाय प्रोप्राइटरी फंड। भाई प्रोप्राइटरी फंड कैसे निकालते हैं, प्रोप्राइटरी फंड इज इक्वल टू, आपको लेना होता है फिक्स असेट प्लस करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज रखते हैं, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हमारे को जो फॉर्मूला दे रखा है उसके बेस पे हम एक निकाल देते हैं। फिक्स असेट टू प्रोप्राइटरी रेशियो कितना दे रखा है, 0.75, तो यहाँ पे हम 0.75 डिवाइड बाय 1, अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं तो हम फिक्स असेट इज इक्वल टू 0.75 प्रोप्राइटरी फंड लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में जो जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो रख देते हैं। आपके पास प्रोप्राइटरी फंड नहीं है, वैसा क्या लिखते हैं, फिक्स असेट की जगह क्या मैं 0.75 प्रोप्राइटरी फंड लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, मैं लिख देता हूँ 0.75 प्रोप्राइटरी फंड, मतलब ये दो हो गए, प्लस करंट असेट अभी आपने निकाला कितना आ रहा है आपका 8 लाख, करंट लाइबिलिटी आपने निकाला जो आया है आपका 3,20,000, आपका नॉन करंट लाइबिलिटी 0 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये 0.75 इधर ले जाते हैं तो हो जाएगा, ये माइनस चला जाएगा, प्रोप्राइटरी फंड 1 प्रोप्राइटरी फंड माइनस 0.75 प्रोप्राइटरी फंड इक्वल टू 8 लाख माइनस 320, 4,80,000। इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्रोप्राइटरी फंड इज इक्वल टू 4,80,000 डिवाइड बाय 0.25, तो माई प्रोप्राइटरी फंड वुड बी
19,20,000। और इसी के बेस पे मैं फिक्स असेट भी निकाल सकता हूँ। फिक्स असेट इज इक्वल टू 0.75 प्रोप्राइटरी फंड। तो फिक्स असेट इज इक्वल टू 0.75 इंटू 19,20,000। तो मेरा फिक्स असेट आ जाएगा 14,40,000। ठीक है, तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारी की सारी इंफॉर्मेशन हो गई है। अब हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट शो कर लेते हैं। फिक्स असेट, करंट एसेट के अंदर आपके पास है स्टॉक, आपके पास है डेटर्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपके पास शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। यहाँ पे नॉन करंट लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है, ज़ीरो है। और करंट लाइबिलिटी में आपके पास है बैंक ओवरड्राफ्ट और अदर करंट लाइबिलिटी। ठीक है, फिक्स असेट निकाला आपने 14,40,000। करंट लाइबिलिटी में आपके पास जो है स्टॉक है कितना, 320। डेटर्स आपके पास कुछ मालूम नहीं है आपको, तो ऑब्वियसली जो बैलेंसिंग फिगर होगा आपका डेटर्स हो जाएगा। उसके अलावा आपके पास बैंक ओवरड्राफ्ट है 80,000। और आपकी बाकी की टोटल करंट लाइबिलिटी कितनी है, 320। तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा 2,40,000। शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस, वही आपका क्या हो गया, प्रोप्राइटरी फंड के दो पोर्शन होते हैं। वन इज 320 एस रिजर्व एंड सरप्लसेस, तो बाकी का 16 लाख रुपए क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल। तो 16 लाख और 3,20,000। ठीक है, इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गई। चलो तो क्वेश्चन 7 स्टार्ट करते हैं। मनन प्राइवेट लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ईयर 31 मार्च 2023। करंट रेशियो 2.5:1, डेट टू इक्विटी रेशियो 1:1.5, रिटर्न ऑन टोटल असेट्स आफ्टर टैक्स 15%, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो 2, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%, स्टॉक टर्नओवर रेशियो 7, नेट वर्किंग कैपिटल जो कि होता है करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी 1350, फिक्स असेट 30 लाख, आपको 1,80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 एच दिया है, मतलब आपकी कैपिटल कितनी है, 18 लाख रुपए इक्विटी वाली। और आपको दे रखा है प्रेफरेंस शेयर 60,000 10 इंच वाले, मतलब आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख की हुई। ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 1140। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट क्विक रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, अर्निंग्स पर शेयर। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं फटाफट। आपको क्विक रेशियो अगर निकालना है तो करंट एसेट माइनस आपको स्टॉक लेना होता है, डिवाइड बाय क्या करना होता है आपको, करंट लाइबिलिटी। अभी हमारे पास करंट एसेट भी नहीं है, करंट लाइबिलिटी भी नहीं है, स्टॉक सिर्फ ओपनिंग वाला है, हमें क्लोजिंग स्टॉक लेना है। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो में आपको लेना होता है सेल्स डिवाइड बाय फिक्स एसेट। फिक्स एसेट तो है हमारे पास पर सेल्स अभी नहीं है। प्रोप्राइटरी रेशियो में आपको लेना होता है प्रोप्राइटरी फंड डिवाइड बाय टोटल असेट। और अर्निंग्स पर शेयर में आपको लेना होता है टोटल अर्निंग्स मतलब पैट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, अभी सबसे फर्स्ट हम जितनी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं उतना निकालने का ट्राई करते हैं। हमें करंट एसेट, करंट लायबिलिटी और स्टॉक चाहिए। तो अभी हमारे पास दो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, एक करंट रेशियो, एक नेट वर्किंग कैपिटल। अगर ये दोनों अगर हमारे पास है तो हम आराम से करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो हम इक्वेशन बनाते हैं, करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। तो फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपका 2.5:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाते हैं कि करंट असेट इज इक्वल टू 2.5 करंट लाइबिलिटी, हम लिख सकते हैं। दूसरा हम इक्वेशन बनाते हैं करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 1350। अब इस फर्स्ट इक्वेशन को इस सेकंड इक्वेशन में पुट इन करते हैं कि करंट असेट की जगह हम करंट लाइबिलिटी की वैल्यू ले लेते हैं। करंट असेट की जगह हम 2.5 करंट लाइबिलिटी ले सकते हैं माइनस 1 करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 13,50,000।
इसको फर्दर सोल्व करें अगर हम, तो 2.5 माइनस 1 इज 1.5 करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1350, और अल्टीमेटली हम 1350 को डिवाइड करेंगे 1.5 से, हमें आंसर मिल जाएगा करंट लाइबिलिटी का 13,50,000 डिवाइड बाई 1.9 लैक्स। हमें एक आइटम तो मिल गई करंट लाइबिलिटी। अब इसी इक्वेशन में अगर हम इस करंट लाइबिलिटी की वैल्यू पुट इन करें तो हमें करंट एसेट भी मिल जाएगा। तो करंट एसेट इज इक्वल टू 2.5 इंटू करंट लाइबिलिटी भी 9 लाख है, हमारा आंसर आया है 9 लाख इंटू 2.5, 22,50,000। ये आ गया हमारा करंट। अब क्विक रेशियो में हमें एक ही इन्फॉर्मेशन कम पड़ रही है, जो है स्टॉक। स्टॉक के लिए थोड़ा सा हमें मेहनत करनी पड़ेगी। हमें दे रखा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो 7, ठीक है। मुझे चाहिए COGS, ठीक है, COGS चाहिए, तब जाके मैं मेरा स्टॉक टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूला को कंप्लीट कर पाऊंगा टू कैलकुलेट द एवरेज इन्वेंट्री, एंड बेस्ड ऑन दैट एवरेज इन्वेंट्री एंड दिस ओपनिंग स्टॉक मुझे क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा, एंड दैट क्लोजिंग स्टॉक विल बी डिडक्टेड फ्रॉम करंट असेट टू कैलकुलेट द क्विक रेशियो। अब हमारे पास एक चीज़ और है, टोटल असेट टर्नओवर रेशियो हमें दिया हुआ है, जो कैसे निकलता है, आप लेते हो सेल्स डिवाइड बाय आप करते हो टोटल। टोटल असेट मतलब क्या, आपका करंट असेट जो है 22,50,000 और आपका फिक्स असेट जो है 30 लाख, मतलब आपकी टोटल असेट हो रही है 52,50,000, है ना, 32। इसमें अगर 22,50,000 जोड़ दूँ मुझे टोटल असेट मिल जाएगा। तो टोटल असेट टर्नओवर रेशियो जो है 2/1 इज इक्वल टू, आई डोंट हैव द सेल्स बट आई हैव द टोटल असेट विच इज 22,50,000 प्लस 30 लैक्स, दैट इज 52,50,000। तो मुझे इसके बेस पर सेल्स मिल जाएगा एज 1,05,00,000, ठीक है। और इस सेल्स में से अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा COGS। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 20%। तो 1,05,00,000 का अगर मैं 20% करूं तो जो होता है 21,00,000, माइनस करूं तो मुझे मिल जाएगा COGS 84,00,000, ठीक है। अब ये COGS की हेल्प से मैं एवरेज स्टॉक निकाल लूँगा, ठीक है। फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, आप लेते हो COGS, आप डिवाइड करते हो एवरेज स्टॉक से। देखो एवरेज मुझे कब लेना है, जब मुझे कहीं ना कहीं ओपनिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो ना, तब मुझे हमेशा एवरेज लेना है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो जो आपका निकला हुआ है 7/1 इज इक्वल टू 84,00,000 डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 84,00,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 7, आपका एवरेज स्टॉक आया है 12,00,000। ये तो एवरेज आया ना, मुझे स्टॉक जो लेना है क्विक रेशियो में वो लेना है क्लोजिंग वाला स्टॉक। तो ये एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज स्टॉक कैसे निकलता है, आप लेते हो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। एवरेज स्टॉक आपका है 12,00,000, ओपनिंग आपके पास 11,40,000, क्लोजिंग आपके पास है नहीं, आप यहाँ 2 लिख देते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 12,00,000 इंटू 2 24,00,000, ये प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 11,40,000 इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आया हमारा, 24,00,000 माइनस 11,40,000 आया है 12,40,000। तो हमारा फर्स्ट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियर हो गई, वी हैव द करंट असेट, वी हैव द करंट लाइबिलिटी एंड वी हैव द क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये तीनों के बेस पर हम क्विक रेशियो निकाल पाएंगे। फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो के लिए मेरे पास सेल्स होना चाहिए था, जो मेरे पास अब आ गया है। मेरे पास फिक्स असेट भी है और हमारे पास सेल्स भी है। प्रोप्राइटरी रेशियो के लिए मुझे प्रोप्राइटरी फंड चाहिए और मुझे टोटल असेट चाहिए। टोटल असेट मेरे पास आ गई, करंट असेट प्लस फिक्स असेट। तो अब मेजोरिटी ऑफ द आइटम्स हो गई क्लियर।
अब हमारे पास सिर्फ प्रोप्राइटरी रेशियो जो है उसको निकालने के लिए प्रोप्राइटरी फंड चाहिए, वो निकालना है। क्योंकि प्रोप्राइटरी फंड जो है वो क्या होता है वो समझते हैं। प्रोप्राइटरी फंड बेसिकली ये है, प्रोप्राइटरी फंड में आपको लेना होता है इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी में आपका शेयर कैपिटल भी आ जाएगा प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस भी आ जाएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। अभी हमारे पास डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की है, बट रिजर्व्स एंड सरप्लसेस की कोई बात नहीं। हमारे पास डेट टू इक्विटी रेशियो दे रखा है। डेट टू इक्विटी रेशियो दे रखा है 1:1.5। ये होता क्या है, डेट बाय इक्विटी। ठीक है, ये इक्विटी मतलब यही वाला इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस वाला इज इक्वल टू 1/1.5। इसका इक्वेशन बना देते हैं। 1.5 डेट इक्वल टू इक्विटी। इक्वेशन बन गया 1। अब दूसरी एक चीज़ इंफॉर्मेशन में बताऊँ आपको, हमारे पास करंट असेट भी है, फिक्स असेट भी है। अगर इन दोनों का समेशन करूँ तो मुझे मिल जाएगा टोटल असेट। ठीक है, टोटल असेट कितना हो रहा है, करंट असेट प्लस फिक्स असेट, जो कि है करंट असेट हमारा निकला है 22,50,000 प्लस करंट फिक्स असेट आपको दे रखा है, आपका टोटल असेट हो गया 52,50,000। अब ये तो हो गया असेट साइड का टोटल। क्या लाइबिलिटी साइड का भी टोटल 52,50 होगा? यस। तो लाइबिलिटी साइड पे कितनी चीज़ें हैं यहाँ पे? यहाँ पे है आपके पास इक्विटी, जो कि है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लसेस, प्लस आपके पास है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्लस आपके पास है डेट, प्लस आपके पास है करंट लाइबिलिटी। सब मिला के हो रहा है 52,50,000। इक्विटी आपके पास है नहीं, बट क्या आप इक्विटी की जगह 1.5 डेट लिख सकते हो? यस, 1.5 डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपका निकाला हुआ है जो है 6,00,000। डेट आपके पास नहीं है तो डेट वैसा का वैसा रहने देते हैं। प्लस करंट लाइबिलिटी आपके पास है जो आपने निकाली हुई है 9,00,000 रुपीज़। ठीक है, ये रही, ये 9,00,000 भी यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे है 52,50,000। ये हमारा बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड का टोटल हम कर रहे हैं। 1.5 डेट प्लस डेट, ये हो गया 2.5 डेट। 6,00,000 और 9,00,000 15,00,000 हुआ। इस 15,00,000 को सामने की साइड ले जाते हैं, तो 52,50 माइनस 15,00,000 इज इक्वल टू 2.5 डेट। तो डेट इज इक्वल टू 52,50 माइनस 15,00,000 कितना आ रहा है, 52,50 माइनस 15,00,000 आ रहा है 37,50 डिवाइड बाई 2 पॉइंट। हमारा डेट मिल गया हमको, डेट आ गया 15,00,000। अब डेट आ गया तो 1.5 डेट इज इक्वल टू इक्विटी, इक्विटी भी निकाल लेंगे। इक्विटी इज इक्वल टू डेट इंटू 1.5 इंटू 1.5 करेंगे तो इक्विटी भी आ गया हमारा 22,50,000। अब ये इंफॉर्मेशन के बेस पर हम प्रोप्राइटरी फंड निकाल सकते हैं। प्रोप्राइटरी फंड कैसे निकालना था, आपको लेना था इक्विटी जो अभी आपने निकाला कितना 22,50,000 और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो आपके पास ऑलरेडी है 6,00,000। आपका टोटल प्रोप्राइटरी फंड आ गया 28,50,000। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला में भी काम आएगा। ठीक है, अब हमारे पास ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन हो गई। अब इसको फटाफट हम सोल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले क्विक रेशियो निकालना था, दूसरा फिक्स से टर्नओवर रेशियो, तीसरा प्रोप्राइटरी रेशियो और चौथा अर्निंग्स पर। ठीक है, तो पहला हम निकाल देते हैं क्विक रेशियो। क्विक रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट माइनस स्टॉक डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट असेट निकला था 22,50,000, स्टॉक निकला था 12,00,000, करंट लायबिलिटी निकला था 9,00,000। तो सोल्व करते हैं। ये आया आपका 1.16721। ठीक है, फर्स्ट आंसर आ गया आपका। दूसरा आपका निकालना है फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो, जिसमें आपको लेना होता है सेल्स
और नीचे लेना होता है फिक्स असेट। सेल्स आपका है 1,05,00,000, फिक्स असेट है आपका 30,00,000। तो आपका आंसर क्या आया? 3.5 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद आपको बोला था प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक है, यहाँ पे आपको लेना होता है प्रोप्राइटरी फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट। प्रोप्राइटरी फंड आपका निकला है, कितना निकाला आपने? 28,50,000। और आपका टोटल असेट है 52,50,000। ये आया है 0.543 या फिर 54.29%। और लास्ट आपको बोला था अर्निंग्स पर शेयर निकालना है। तो अर्निंग्स पर शेयर के लिए आपको लेना होता है PAT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ दे रखी है, रिटर्न रिटर्न ऑन टोटल असेट नेट प्रॉफिट के हिसाब से निकाला हुआ है इसको। यहाँ पे रिटर्न ऑन नेट असेट में आपको पैट लेना होता है डिवाइड बाय आपको टोटल असेट लेना होता है। रिटर्न ऑन टोटल असेट दे रखा है 15%, तो 15/100 इज इक्वल टू, पैट आपके पास नहीं है बट आपके पास टोटल असेट है जो है 52,50,000। इस तरीके से आप प्रॉफिट निकाल पाओगे, जो आएगा 7,87,500। ठीक है, यही आपको यहाँ लेना है 7,87,500। बट यहाँ से प्रेफरेंस डिविडेंड, आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 6,00,000, उस पर आपको देना है 9% प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। तो आप लोगे 6,00,000 इंटू 9%, 4,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके कितने हो रहे हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आपके हैं 1,80,000। आपका अर्निंग्स पर शेयर कितना आएगा? 7,87,500 माइनस 54,000 डिवाइडेड बाय 1,80,000। आपका अर्निंग्स पर शेयर आया 4.075 पर। तो इस तरीके से हमने ये चारों चार आंसर निकाले। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। GIG लिमिटेड हैज़ फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 एंड 2023। आपको 22 का बैलेंस शीट का कुछ डेटा और 23 का बैलेंस शीट का कुछ डेटा दे रखा है, जिसमें शेयर कैपिटल है 40 था, 40 रहा। रिजर्व से प्लस 20 था, 25 हो गया, मतलब 5,00,000 रुपए का आपका रिजर्व बढ़ा है। ठीक है, ये प्रॉफिट की वजह से बढ़ता है, जनरली नेट प्रॉफिट की वजह से बढ़ता है। लॉन्ग टर्म लोन 30 का 30 ही रहा। नेट प्रॉफिट रेशियो 8%, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20%। लॉन्ग टर्म लोन हैज़ बीन यूज टू फाइनेंस 40% ऑफ द फिक्स असेट। ठीक है, तो अगर टोटल फिक्स असेट अगर 100 है तो उसमें से 40 कहाँ से आया है? इस लॉन्ग टर्म लोन से, बाकी का 60 अलग से होगा। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 4। डेटर रिप्रेजेंट 90 डेज सेल्स, मतलब जो भी हमारा सेल्स है उसको अगर 90 डेज से मल्टीप्लाई करूं और जो भी साल के डेज होते हैं 360 365 उससे अगर डिवाइड कर दूं 365 से, तो मुझे डेटर्स मिल जाएगा। ठीक है, मतलब सेल्स का 90 डेज का सेल्स रहता है डेटर्स के रूप में। ठीक है, द कंपनी होल्ड्स कैश इक्विवेलेंट टू 1.5 मंथ ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड, मतलब जो भी हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा उसको मल्टीप्लाइड बाय 1.5 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो हमें कैश मिल जाएगा जो बैलेंस शीट में दिखेगा। इग्नोर टैक्सेशन एंड अज्यूम 360 डेज, तो मैंने अभी जो 365 दिन बोला ना, ये 360 लेना है। तो आपको स्टॉक मिल जाएगा यहाँ से, डेटर मिल जाएगा यहाँ से, कैश मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। फॉर्मेट में आपको दे रखा है फिक्स असेट, सन्डी डेटर्स जो मैंने बताया कैसे मिलेगा, क्लोजिंग स्टॉक, टर्नओवर रेशियो दिया है, कैश इन एंड बोला है अभी हमको, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड सन्डी क्रेडिटर्स। तो हमें बैलेंस शीट बनानी है बेसिकली। तो सबसे पहले हमें 5,00,000 का नेट प्रॉफिट दिख रहा है, इसके बेस पे हम सेल्स निकाल लेते हैं। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है? आप लेते हो नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय करते हो सेल्स इंटू 100। जो आया है आपका 8%, मतलब 8/100। नेट प्रॉफिट आपके पास है क्या? 5,00,000 है ना, आपने निकाला यहाँ से। ठीक है, ये 20 का 25 रिजर्व कैसे हुआ? 5,00,000 का नेट प्रॉफिट आया होगा।
सेल्स, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको सेल्स कितना मिलेगा, तो 5 lakhs इंटू 100/8 आपका सेल्स आया है 62,50,000, ठीक है। इसके बाद इसी में से अगर ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दे तो आपको मिल जाएगा COG, ठीक है। 62,50,000 का 20% हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है, मतलब 12.5 लाख, मतलब आपका COGS कितना आया, 50 लाख, ठीक है। तो ये सेल्स और COGS के बेस पे कुछ इन्फॉर्मेशन तो हमें मिल जाएगी। एक और चीज़ बोलिए, लॉन्ग टर्म लोन हैज़ बीन यूज टू फाइनेंस 40% ऑफ द फिक्स असेट। तो मैंने बताया कि अगर टोटल 100 रुपये की फिक्स असेट है तो उसमें से 40 रुपये की किसने फाइनेंस की है, लॉन्ग टर्म लोन ने। ये 40% कितना है, ये 40% है 30 लाख, ठीक है। तो ये 40% इज 30 लैक्स, देन 100% कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें। इफ 40% इज 30 लैक्स देन 100% कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इंटू 100/40 ये आएगा 75 लैक्स। दैट मीन्स कि हमारा जो फिक्स असेट है कितना है, 75, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 75 लैक्स। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक और चीज़ बोला है कि स्टॉक टर्नओवर विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 4, ठीक है। तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला बेसिकली क्या है, आप लेते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिवाइड करते हो स्टॉक से, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोला 4 है, तो COGS कितना अभी निकाला हमने, 50 लाख। तो क्या स्टॉक मिल जाएगा मुझे, यस। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टॉक मिलेगा 50 लैक्स इंटू 1/4, तो स्टॉक मिलेगा 12.5 लाख। क्या स्टॉक कितना हो जाएगा, 12,50,000, ये हो गया हमारा स्टॉक। अब एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो डेटर्स है वो 90 डेज का सेल्स है और साल में दिन कितने, 360। तो क्या करते हैं, हम लेते हैं सेल्स को मल्टीप्लाई करते हैं 90 से और 360 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा डेटर्स, ठीक है। सेल्स कितना है, 62,50,000 इंटू 90/360 आपका डेटर्स आ गया, जो कि आएगा 62,50,000 इंटू 90/360, आपका डेटर्स आया 15,62,500। अब कैश की बात करें तो कैश के बारे में क्या बोला, कैश कितना रखते हैं, 1.5 महीने का COGS आपका आया 50 लाख। 50 लाख इंटू 1.5/12 आपका कैश भी मिल जाएगा आपको, 50 लैक्स इंटू 1.5/12 कैश मिला आपका 6,25,000, ठीक है। अब जो जो इन्फॉर्मेशन है आ गई है वो लिख देते हैं। कैश आया 625, क्लोजिंग स्टॉक आया 12.5 लाख, डेटर्स आया 15,62,500। तो इस साइड का टोटल तो आ गया 75 लैक्स प्लस 15,62,500 प्लस 12,50,000 प्लस 6,25,000। तो ये आया है 1,09,37,500। यहाँ पे भी हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन तो है, शेयर कैपिटल 40, रिजर्व सरप्लस 25 और लॉन्ग टर्म 30, 40, 25 और 30, 40, 25 और 30। अब क्योंकि लास्ट इन्फॉर्मेशन बची थी इसको बैलेंसिंग फिगर ले सकते हैं, क्योंकि इधर का टोटल भी कितना आएगा 1,09,37,500। इसमें से अगर हम तीनों चीज़ें माइनस कर दें तो बच रहा है 14,37,500 जो हमारा हो जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स। इस तरीके से हमने इस सवाल को सोल्व किया। तो यहाँ पे मेन पॉइंट ही क्या था कि हमको यहाँ पे ध्यान देना था कि भाई आपको नेट प्रॉफिट कितना मिला, यही से हमने सवाल की शुरुआत। तो क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करते हैं। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द हेमर लिमिटेड, डेटर्स वेलोसिटी 3 मंथ, क्रेडिटर्स वेलोसिटी 2। इसका मतलब क्या है वेलोसिटी, यहाँ पे बेसिकली बोलना ये चाह रहे हैं इनका क्रेडिट पीरियड, ठीक है, या फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड, और ये एवरेज पेमेंट पीरियड कितना है, 3 मंथ्स एंड
2 मंथ, ठीक है। अगर हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड और एवरेज पेमेंट पीरियड अगर दे रखा है तो हम स्ट्रेट अवे इसके बेस पर डेटर्स टर्नओवर रेशियो या रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो निकाल पाएंगे। स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको दिया हुआ है 1.5 टाइम्स, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%, बिल्स रिसीवेबल 25,000, बिल्स पेएबल 10,000। देखो यहाँ पे एक चीज़ आई है पहली बार, बिल रिसीवेबल और बिल्स पेएबल। तो जब हम ये टर्नओवर रेशियो निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हम डिनोमिनेटर में लेते हैं सेल्स, क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट परचेज के डिनोमिनेटर में, वो हम लेते हैं एवरेज रिसीवेबल और एवरेज पेएबल, ठीक है। तो रिसीवेबल एंड पेएबल इंक्लूड्स द बिल रिसीवेबल, मतलब अगर हम एवरेज रिसीवेबल लेना चाह रहे हैं तो हमें यहाँ पे डेटर्स भी लेना पड़ेगा, ठीक है, प्लस बिल्स रिसीवेबल भी लेना पड़ेगा। सेम वे एवरेज पेएबल में आपको क्रेडिटर्स भी लेना होगा, ठीक है, और हमें बिल्स पेएबल भी लेना होगा, ठीक है। तो हमें अमाउंट इनका दे रखा है, क्रेडिटर्स डेटर्स मिसिंग है। ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है 4 लाख, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है और ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट दे रखा है, तो हम इसके बेस पे हमारा सेल्स का अमाउंट निकाल पाएंगे। आगे देखते हैं। फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो 4, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द पीरियड इज 10,000 अबव द ओपनिंग स्टॉक, मतलब जो भी आपका ओपनिंग स्टॉक होगा उसके अंदर आपको क्या करना है, उसके अंदर अगर आप 10,000 जोड़ दो तो आपका क्लोजिंग स्टॉक भी बन जाएगा, ठीक है। ये हमें ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में से जो मिलेगा दैट विल बी माय एवरेज स्टॉक, और उसके बेस पे मैं ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल पाऊंगा। आगे इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, सेल्स डिटरमाइन सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे फर्स्ट पॉइंट से। सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, इसमें मुझे कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसमें भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेंगे यहाँ से, और फिक्स असेट, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हम क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं सेल। तो हमें दे रखा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ठीक है, हम डिटरमाइन कर रहे हैं सेल्स एंड सीओजीएस। कैसे निकालेंगे, आप ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला रखो। फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आया आपका 25/100। ग्रॉस प्रॉफिट आपका दिया हुआ है 4 लाख, ठीक है, डिवाइड बाय सेल्स, तो आपको मिल गया सेल्स। कितना मिला सेल्स, 4 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 25, तो आपका 16 लाख रुपए का सेल्स, ठीक है। तो एक आंसर तो आपको मिल गया। और इसी में से अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दूं, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो मुझे मिल जाएगा सीओजीएस। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, 4 लाख रुपए, तो सीओजीएस मिल गया 12 लाख। तो दूसरा आंसर भी मुझे मिल गया, ठीक है। तो पॉइंट 1 इज क्लियर। अब मुझे निकालना है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्लोजिंग स्टॉक और फिक्स असेट। हमें एक फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिक्स असेट डिटरमाइन कर देते हैं। फिक्स असेट डिटरमाइन करने का सिंपल तरीका, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, देखो जनरली आप लेते हो सेल्स, तो मैं सेल्स ले रहा हूँ, सेल्स डिवाइडेड बाय फिक्स असेट। यहाँ पे आईसीआई के सॉल्यूशन के हिसाब से सेल्स नहीं लिया हुआ है, सीओजीएस लिया हुआ है, बट वहाँ पे एक नोट दे रखी है कि ऑल्टरनेटिवली सेल्स की जगह आप सीओजीएस भी ले सकते हो और सीओजीएस की बेस सेल्स भी ले सकते हो, मतलब इंटरचेंजेबली इसको यूज़ किया हुआ है। बट हम जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं उसके हिसाब से सेल्स लेना है तो हम सेल्स से लेंगे। फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो इज 4 वेयर बाय 1 इज इक्वल टू सेल्स इज 16 लाख। तो फिक्स असेट कितना आ गया मेरा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर फिक्स्ड असेट आया है 16 इंटू 1 डिवाइड बाई 4, मतलब 4 लाख, ठीक है। आप इसको सीओजीएस के बेस पे भी निकाल, आपका ये भी होगा। अब आपको 3 चीज़ें निकालनी रही, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स और क्लोजिंग स्टॉक टर्नओवर रेशियो देख लेते हैं। आप स्टॉक निकाल रहे हो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, आप लेते हो सीओजीएस, ठीक है, डिवाइड करते हो आप एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपको दिया हुआ है जो कि है 1.5। सीओजीएस आपने निकाला 12 लाख, तो आपको एवरेज स्टॉक मिल जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 12 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 1.5, तो आपका एवरेज स्टॉक आया है 8 लाख। तो आपका एवरेज स्टॉक आ गया 8 लाख, बट आपको चाहिए क्लोजिंग स्टॉक। अब हम, अब क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं एवरेज स्टॉक का। एवरेज स्टॉक निकालने के लिए आप लेते हो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, ठीक है।
हमें एक इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, क्या दे रखी थी देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द पीरियड इज 10,000 अबव द ओपनिंग। ठीक है, देख क्वेश्चन बनाते हैं यहाँ पे कि अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक लेना है, ठीक है, तो उसको आपको कैसे निकालना है, ओपनिंग स्टॉक प्लस 10,000। मतलब यू कैन राइट क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक प्लस 10,000। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला में हम लोग पुट इन करते हैं। एवरेज स्टॉक हमारा आ गया है 8 लाख इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक आपके पास नहीं है, वैसा कैसे लिख देते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस, क्या क्लोजिंग स्टॉक की जगह पे आप लिख सकते हो, यस, तो ले लेते हो ओपनिंग स्टॉक प्लस 10,000 होल डिवाइडेड बाय 2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 टू ज़ा 3 लाख, एक ओपनिंग स्टॉक और दूसरा ओपनिंग स्टॉक, दो ओपनिंग स्टॉक हो गए प्लस 10,000। इस 10,000 को सामने ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 15,90,000 माइनस हो जाएगा इसलिए, और ये हो जाएगा ओपनिंग स्टॉक, और ये 2 को डिवाइड में डाल देते हैं तो हमें ओपनिंग स्टॉक मिल गया 15,90,000 डिवाइड बाई 2, 7,95,000। बट वी नीड क्लोजिंग स्टॉक। तो इस इक्वेशन में क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस 10,000। मतलब आप 795 जो है वो लिख लो, उसके अंदर आप 10,000 जोड़ दो, तो मिल जाएगा आपका क्लोजिंग स्टॉक विच वी रिक्वायर्ड। क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू कितना आया, 795 प्लस 10,000, 8,05,000। एक और आपका आंसर हो गया। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं डेटर्स और क्रेडिटर्स। देखो डेटर्स कलेक्शन पीरियड हमें दे रखा है, ये एवरेज कलेक्शन पीरियड निकलता कैसे है आपको लेना है। यहाँ पे अगर मंथ्स में दे रखा है तो ऊपर लेना है 12 डिवाइडेड बाय क्या लेना है आपको, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। सेम वे फॉर क्रेडिटर्स में आप ये एवरेज पेमेंट पीरियड कैसे निकालते हो, आप लेते हो 12 डिवाइडेड बाय पेएबल टर्नओवर। ठीक है, अब एवरेज कलेक्शन पीरियड इधर है डेटर्स का 3 मंथ्स, ये 3 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 12। आपका रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपको मिल गया, कितना है रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू 12 इंटू 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये आपको सिर्फ अभी रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मिला है। सेम वे आप इसको कैलकुलेट करते हो, ये आपका है 2 मंथ, तो 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई पेएबल टर्नओवर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पेएबल टर्नओवर रेशियो आपका आया है 6। अब क्या, ये टर्नओवर रेशियो अगर हमारे पास है और प्लस सेल्स है क्रेडिट वाला, तो हम डेटर्स निकाल पाएंगे। सेम वे ये पेएबल टर्नओवर रेशियो है और हमारे पास क्रेडिट परचेज है, तो हम ये क्रेडिटर की वैल्यू भी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारे पास सेल्स है, सेल्स कितना निकला हमारा 16 लाख, तो ये 16 लाख को यूज़ करके हम डेटर निकाल लेंगे। क्रेडिटर्स की बात करें तो यहाँ पे हमें क्रेडिट परचेज चाहिए, जो हमारे पास कहीं पे दिख नहीं रहा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक और ट्रिक है, देखते हैं। सबसे पहले डेटर्स को निकाल के, डेटर्स टर्नओवर रेशियो या रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, आप लेते हो सेल्स, उसको डिवाइड कर देते हो एवरेज रिसीवेबल से। डेटर टर्नओवर रेशियो आपका आया हुआ है 4/1, सेल्स आपका है 16 लाख। ठीक है, डिवाइड बाय एवरेज रिसीवेबल। एवरेज रिसीवेबल में आपको डेटर्स भी लेना है और बिल रिसीवेबल भी लेना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एवरेज रिसीवेबल कितना आया है, 16 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 4, तो आपका आएगा 4 लाख। बट आपके पास इसके अंदर दो चीज़ें होती है, इसके दो पार्ट होते हैं, वन इज डेटर, वन इज बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, आपको अगर बिल्स रिसीवेबल दे रखा है, कितना दे रखा है बिल्स रिसीवेबल 25,000, इफ़ यू हैव गिवन बिल्स रिसीवेबल एट 25,000, तो बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा आपका डेटर्स जो कि होगा 3,75,000। ठीक है, हमारा फर्स्ट आंसर। तो अब क्रेडिटर की बात करें तो क्रेडिटर के अंदर हमें क्रेडिट परचेज चाहिए, हमारे पास वो है नहीं, बट हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है टू कैलकुलेट द क्रेडिट परचेज या परचेज। हमारे पास COGS है, ठीक है, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, ये COGS निकलता कैसे, मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में आपको बताया था कि COGS निकालने का तरीका, आप लेते हो ओपनिंग स्टॉक, उसमें परचेज को ऐड करते हो, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हो, तो आपको मिलता है CO। इसमें हमारे पास कुछ चीज़ें तो अवेलेबल है। COGS कितना है 12 लाख, क्लोजिंग स्टॉक आपका है 8,05,000, ओपनिंग स्टॉक आपके पास है कितना 7,95,000। तो क्या बैलेंसिंग फिगर आप निकाल पाओगे,
यस, निकाल पाओगे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आपका परचेज आ जाएगा 12,10,000। इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो, 7,95,000 प्लस 12,10,000 माइनस 8,05,000 इस 12 लाख। ठीक है, तो आपका क्रेडिट परचेज आ गया। ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो परचेज है वो क्रेडिट परचेज है। अब अगेन यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे, पेबल्स टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, आप लेते हो क्रेडिट सेल, उसको डिवाइड कर देते हो एवरेज पेबल से। ठीक है, पेबल टर्नओवर रेशियो आपका निकला हुआ है जो कि है 6/1 इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स अभी निकाला 12,10,000 और आपका एवरेज पेबल आ जाएगा 12,10,000 इंटू 1/6, ये आपका आया है 201667। ठीक है, आउट ऑफ दैट यू हैव बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स। बिल्स पेबल आपको दिया हुआ है जो कि है 10,000। इफ बिल्स पेबल इज 10,000 तो हमारा बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा क्रेडिटर्स जो कि होगा 191667। ठीक है, हमारे सारे के सारे आंसर्स आ गए। डेटर्स, क्रेडिटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, सीओजीएस एंड सेल और फिक्स एसेट भी हमने निकाल दिया। तो हमारी सारे के सारे आंसर्स आ गए। कंटिन्यू करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 10। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड रेशियोज प्रिपेयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2023 एंड इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, इन्फॉर्मेशन क्या है, एवरेज स्टॉक आपका दे रखा है 10 लाख, करंट रेशियो 3:1, एसिड टेस्ट रेशियो 1:1। भाई देखो, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो ने एवरेज स्टॉक दे रखी है, तो आप करंट असेट भी निकाल पाओगे, करंट लाइबिलिटी भी निकाल पाओगे। आगे इन्फॉर्मेशन है पीबीआईटी टू पीबीटी कितना है, 2.2:1। एवरेज कलेक्शन पीरियड अज्यूम 360 डेज, 30 डेज है। के बेस पे आप क्या निकाल पाओगे, आपके डेटर्स। स्टॉक टर्नओवर रेशियो यूज सेल्स, यहाँ पे सीओजीएस नहीं लेना है, सेल्स लेना है 5 टाइम्स। ठीक है, इसके बेस पे आप आराम से, अगर आपको स्टॉक दिया हुआ है जो कि ये है, आप आराम से सेल्स निकाल पाओगे। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो 0.8 टाइम्स, अभी आपको सेल्स मिल जाएगा तो आप फिक्स एसेट निकाल पाओगे। वर्किंग कैपिटल दे रखा है, वर्किंग कैपिटल इज करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, वर्किंग कैपिटल, ये तीनों के बेस पर आप आराम से सारी की सारी करंट असेट, सारी की सारी करंट लायबिलिटी निकाल पाओगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है, सेल्स मिल जाएगा अभी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के अलावा के ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितने हैं, 9 लाख। लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट है 12% और टैक्स है 0। और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बस हो गया। तो हमें इसके बेस पर बैलेंस शीट बनानी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं काम, तो सबसे पहले हम कुछ इक्वेशंस बना लेते हैं करंट रेशियो के बेस पर। तो हमें दे रखा है करंट रेशियो जो कि निकलता है करंट असेट बाय करंट लायबिलिटी से। करंट रेशियो कितना है, 3:1, मतलब 3/1 इज इक्वल टू करंट असेट बाय करंट लायबिलिटी। 3CL इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड इक्वेशन हम लेते हैं एसिड टेस्ट रेशियो के बेस पर। ये कैसे निकलता है, एसिड टेस्ट रेशियो या क्विक रेशियो इज इक्वल टू करंट असेट माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो आपका है 1:1, तो 1/1 इज इक्वल टू करंट असेट मालूम नहीं, और करंट असेट की जगह 3CL लिख सकते हो। यस, 3CL इज माइनस स्टॉक इज इक्वल टू CL, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, CL इज इक्वल टू 3CL माइनस स्टॉक। ठीक है, तो इस 3CL को इधर सामने की साइड ले जाएंगे, या एक काम करते हैं, इस करंट लायबिलिटी को इधर ले जाते हैं, स्टॉक को इधर लाते हैं। तो स्टॉक इज इक्वल टू 3CL माइनस CL, मतलब स्टॉक इज इक्वल टू 2CL। एक और इक्वेशन बन गई। थर्ड हमें दे रखा है वर्किंग कैपिटल विच इज 10 लाख, मतलब करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 10 लाख। अब हमारे पास ये इक्वेशन में है, हम करंट असेट की जगह करंट लायबिलिटी लिख सकते हैं 3CL। 3CL माइनस CL इज इक्वल टू 10 लाख। 2CL इज इक्वल टू 10 लाख। तो करंट लायबिलिटी कितना हो गया, 10 लाख डिवाइड बाई 2, 5 लाख। तो ये हमारा आ गया एक करंट लायबिलिटी। स्टॉक इज इक्वल टू 2CL, स्टॉक इज इक्वल टू 2 इंटू 5 लाख, कितना, 10 लाख। तो मैंने स्टॉक फिर से क्यों निकाला, भाई ये दे रखा है एवरेज स्टॉक। ठीक है, एवरेज स्टॉक बैलेंस शीट में नहीं जाता है, बैलेंस शीट में जाता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, दिस इज
क्लोजिंग स्टॉक। आगे इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, हमें करंट लायबिलिटी मिल गई, हमें करंट एसेट भी मिल जाएगी इस इक्वेशन में डालकर कि भाई करंट एसेट इज इक्वल टू 3CL, करंट एसेट इज इक्वल टू 3 इंटू 5 लाख, तो करंट एसेट हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, आउट ऑफ डेट 10 लाख इज स्टॉक। ठीक है, तो बाकी का डेटर्स और कैश होगा। आगे देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। अब हमें क्या निकालना है हमें दे रखा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स और एवरेज स्टॉक 10 लाख है, तो हम एवरेज स्टॉक हम सेल्स निकाल पाएंगे। तो हम ले रहे हैं स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, आपको सेल्स लेना है, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। स्टॉक टर्नओवर रेशियो आपका निकला हुआ है 5/1 इज इक्वल टू, सेल्स कितना है मालूम नहीं है, बट एवरेज स्टॉक कितना है 10 लाख, तो इस बेस पे आपको मिल जाएगा सेल्स इज 50। ठीक है, सेल्स मिल गया। अब इस सेल्स के बेस पर आपको नेट प्रॉफिट भी मिल जाएगा। सेल्स इंटू नेट प्रॉफिट रेशियो, आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा 50 लाख इंटू नेट प्रॉफिट रेशियो है आपका 10%, 10% आपका नेट प्रॉफिट मिल गया कितना 5 लाख। अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन है, टैक्स कितना है 0, नेट प्रॉफिट का मतलब होता है PAT। ये कैसे निकलता है, आप PBT में से टैक्स माइनस करते हो तो आपको मिलता है पैट, बट क्योंकि यहाँ पे PBT में से टैक्स माइनस करने के लिए है ही नहीं, तो हमारा पैट बोलो या PBT बोलो, बोथ विल बी सेम। ठीक है, हमें एक और रेशियो दे रखा है फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो 0.8 टाइम्स, क्या इसके बेस पे हम फिक्स असेट निकाल पाएंगे, यस। फिक्स्ड असेट कैसे निकालेंगे, फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, आप लेते हो सेल्स डिवाइड करते हो फिक्स असेट से। फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो आपका निकला हुआ है 0.8 डिवाइड बाय 1, सेल्स आपका है 50 लाख, तो आपको स्ट्रेट अवे क्या मिल जाएगा, फिक्स असेट 50 लाख इंटू 1 डिवाइड बाई 0.8, की फिक्स असेट आ गई 62,50,000। ठीक है, अब आपके पास करंट असेट है 15 लाख, फिक्स असेट है 62,50,000, मतलब बैलेंस शीट का टोटल आपको एक तरह से मिल गया है। ठीक है, आपके पास करंट लाइबिलिटी भी आ गई, आपके पास अब करंट असेट के कुछ ब्रेकअप्स नहीं है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है, इसके बेस पे हम डेटर निकालने का ट्राई करते हैं। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है 30 डेज, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या है, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय रिसीवेबल टर्नओवर। एवरेज कलेक्शन पीरियड दे रखा है हमें 30, 360 वैसा कैसे लिखना है, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हम लिखते हैं, तो हमारा रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कितना आ जाएगा 360 इंटू 1 डिवाइड बाई 30, 12। इस फॉर्मूला में हम सेल्स रख दें तो हमें रिसीवेबल मिल जाएंगे, तो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू, आप लेते हो सेल्स डिवाइड बाय रिसीवेबल, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आया 12 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू, सेल्स आपका है कितना 50 लाख डिवाइड बाय रिसीवेबल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको रिसीवेबल मतलब डेटर्स मिल जाएंगे, कितना मिलेगा 50 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय 416667। ये आपका हो गया है रिसीवेबल। आपके पास करंट एसेट है, आपके पास स्टॉक है, आपके पास डेटर्स हो गया, तो आप बैलेंसिंग फिगर में कैश को ले सकते हो। ठीक है, अब आपके पास लाइबिलिटी साइड में कुछ आइटम्स बची हुई है, जैसे कि आपके पास इक्विटी नहीं है, आपके पास लॉन्ग टर्म डेट नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास करंट लाइबिलिटी है पर उसका ब्रेकअप नहीं है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम किस तरीके से हमारा कैपिटल वगैरह निकाल पाते हैं। हमें यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट दे रखा है जो है 12%, ये 12% की फिगर कितनी आ रही है वो अगर निकाल लेना अपन, हमें लॉन्ग टर्म लोन कितनी वो मिल जाएगी। ठीक है, ट्राई करते हैं इसको निकालने का। अभी आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे रखी है, PBIT टू PBT, PBIT टू PBT कितना है, PBIT टू PBT है 2.2 to 1, 2.2:1। अब देखो PBIT डिवाइड बाय PBT बोलो, और PBT यहाँ पे PBT एंड PAT सेम है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं है।
पीबीआईटी कैसे निकलता है, आप लेते हो पीबीटी माइनस इंटरेस्ट डिवाइड बाय पीबीटी इज इक्वल टू 2.2/1। पीबीटी की जगह आप नेट प्रॉफिट ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं है, 5 लाख। तो 5 लाख माइनस इंटरेस्ट डिवाइड बाय 5 लाख इज इक्वल टू 2.2/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 लाख इंटू 2.2 आपका आया है 11 लाख इज इक्वल टू 5 लाख माइनस इंटरेस्ट। इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 6 लाख रुपए एज इंटरेस्ट। अगर ये 6 लाख रुपए जो है वो 12% के हिसाब से, मतलब 12% अगर 6 लाख है तो आपका टोटल लोन कितना होगा, 100% पे कितना होगा, तो उसको 6 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 50 लाख। 50 लाख हमारा क्या हो जाएगा, 50 लाख हो जाएगा हमारा लॉन्ग टर्म डेट। तो अभी हमें ऑलमोस्ट बैलेंस शीट का टोटल भी मिल गया है, करंट लायबिलिटी मिल गया है, तो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे हमें लेना है सेल्स, यहाँ पे लेना है हमें COGS, यहाँ पे हमारा आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, फिर हमारा P&L शुरू होगा, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लेंगे, यहाँ पे लेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, यहाँ पे हम लेंगे इंटरेस्ट और ये आएगा हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, कोई भी टैक्स यहाँ पे है। सेल्स कितना आया था, 50 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा 40% है, तो 50 लाख का 40% 20 लैक्स। हमारा COGS हो जाएगा 30 लाख। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट को यहाँ पे लेके आएंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाकी के कितने हैं, 9 लाख। इंटरेस्ट कितना है, हमने निकाला 6 लाख, तो 20 लाख में से ये 15 माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट हमारा मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा P&L हो गया। अब बात करते हैं बैलेंस शीट की। यहाँ पे बनाते हैं बैलेंस शीट हम। बैलेंस शीट में यहाँ पे हमारा शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, यहाँ पे लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म डेट, यहाँ पे है करंट लायबिलिटी, यहाँ पे हमारी फिक्स असेट, यहाँ पे हमारी करंट असेट जिसके अंदर स्टॉक है, डेटर्स है, ठीक है, और कैश है। फिक्स असेट हमने निकाला हुआ है जो कि आया है 62,50,000। करंट असेट में स्टॉक आपका है 10 लाख। डेटर्स आपका है कितना, 416667, 416667। और जो कैश है वो आपका बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारी टोटल करंट असेट कितनी है, 15 लाख। तो 10 लाख प्लस 4,16,667 माइनस 15 लाख। ठीक है, तो ये हो रहा है 14, इसको अगर 15 लाख में से माइनस करें तो हमें मिलेगा 8,333 एस कैश बैलेंसिंग। ये हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। दोनों का टोटल कितना हो रहा है आपका, 15 लाख का करंट असेट एंड 62,50,000 का आपका फिक्स असेट। बैलेंस शीट का टोटल स्टैंड्स एट 77,50,000। और सेम यहाँ पे भी आ जाएगा। हमारा करंट लायबिलिटी हमने निकाला हुआ है जो कि है 5 लाख। ठीक है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अभी हमने निकाला इंटरेस्ट के बेस पर 50 लाख। तो आपका शेयर होल्डर्स फंड कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 77,50,000 में से 50 लाख और 5 लाख माइनस कर देंगे, तो आपका शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस हो जाएगा 22,50,000। ये आपके बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। तो हमने ICAI के मॉड्यूल में जितने भी क्वेश्चंस थे, सिर्फ 2 क्वेश्चन छोड़े हैं जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ करेंगे। हमने कंसेप्ट क्लियर किया और सारे के सारे सम्स डिटेल में यहाँ पे सोल्व किए। ठीक है, स्क्रीन छोटी होने की वजह से थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड नहीं हो पाता है, बट आपको क्लैरिटी होनी चाहिए सम्स समझते टाइम। ठीक है, आप अपनी बुक लेके बैठो, ICAI की मॉड्यूल साथ में लेके बैठो और साथ साथ में सोल्व करते जाओ, सो देट आपको एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी मिले और साथ साथ में आपकी प्रैक्टिस भी। अब ये चैप्टर खत्म करने के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कवर कर लेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव हो जाएंगे, दैट विल बी योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो उसमें भी हम सेम तरीके से पहले मॉड्यूल पकड़ेंगे, मॉड्यूल के सम्स करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे एंड देन विल मूव टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा शेड्यूल पूरा का पूरा चलने वाला है।
आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो और आपको कुछ न कुछ यहाँ से बेनिफिट मिला होगा। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल और साथ ही साथ आपके फ्रेंड्स जो सीए इंटर में हैं उनको भी ये वीडियो की लिंक शेयर कर दो ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, दे कैन गेट हेल्प आउट ऑफ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।